अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, नून लीग की हुकूमत को 6 माह का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान नून लीग को बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, सियासी, कानूनी, मौशी, ये बड़े चैलेंजेस हैं। और आप जानते हैं कि यही तीनों जो हैं ये मेजर चैलेंजेस हैं इस वक्त किसी मुल्क की जो तरक्की है उसके लिए। और जो सियासी जो बहरान है वो लीड करता हुआ दिखाई देता है मौशी बहरान को, क्योंकि जब सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मौशी स्टेबिलिटी भी पॉसिबल नहीं होगी। आज के दिन हम जो नून लीग की अब तक की यानी कि जो 6 माह की कारकर्दगी है उसका मवाजना करने की कोशिश करेंगे उनकी पिछली गवर्नमेंट के साथ भी, और अभी वो अपने इन चैलेंजेस में किस हद तक जो है वो कामयाब हो पाए हैं। क्या जो मईशत है जिसका दावा वो कर रहे थे उसको वो सही डगर पर लाने में कामयाब हो चुके हैं। हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकास मंशा साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं समाजी कारकुन जावेद हाशमी साहब। स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना अरशद साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, मैं प्रोग्राम में आप तीनों को खुशामदीद कहती हूँ। वकास मंशा साहब, सबसे पहले तो अगरचे कि आपका ताल्लुक जो है वो PTI से है, लेकिन आप जो है वो हमेशा एक ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं, जो एग्जिस्ट सिचुएशन होती है चाहे वो PTI के खिलाफ क्यों ना जा रही हो। तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग ने जो अभी 6 माह में जो उनको चैलेंजेस दरपेश थे, क्या वो उस एक रास्ते की तरफ गामजन हो चुके हैं? क्या वो एक समत जो है वो पकड़ चुके हैं? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मौका दिया। आप खुद देख लें कि तकरीबन मेरे ख्याल से 8 की शब से ही तय था कि जिस तरह नून लीग ने गवर्नमेंट बनाने के लिए अपनी भाग दौड़ और उन्होंने दौड़ें लगाना शुरू कर दी, और सबसे इलेक्शन से पहले ही पता था कि मरियम नवाज साहिबा सूबा पंजाब की CM की कैंडिडेट हैं। जब से उन्होंने अपना इक़्तिदार संभाला या वो CM पंजाब बनी हैं, तब से लेके आज के दिन तक, इस टाइम तक आप देख लें कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने टिकटॉक की हद तक इस गवर्नमेंट को रन किया। और वो अपने आप से फ़ख्र से बता रही जी मैं टिकटॉक बनाती हूँ। अगर आपने टिकटॉक ही बनानी है तो आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करें। आपको कोई CM बनने के लिए लाजमी तो नहीं कि आपने टिकटॉक बनानी है तो आप CM बने या इस ओहदे के ऊपर आप बरजमान हो। और उनके साथ आपने एक ट्राइका देखा हुआ है कि उज़मा बुखारी साहिबा होती है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा होती है। चलो उज़मा बुखारी को तो मैं कहूँगा कि वो ग्रास रूट लेवल की एक मतलब वो नीचे से ऊपर आई हुई है। उन्होंने मुख्तलिफ कलमदान वजारतों के उन्होंने पोर्टफोलियो पहले भी इंजॉय किया हुआ है। वो क्वेश्चन जो आंसर होता है, आंसर सेशन होता है असेंबली के अंदर, वहाँ फिर भी मौजूद होती हैं आंसर्स देने के लिए। मुख्तलिफ जो PTI के या अपोजिशन के रहनुमा सवालों जवाब करते हैं वहाँ पे मौजूद होती है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा को आप देख लें कि वो पहले दिन से लेके आज के दिन तक मरियम नवाज का पल्लू बनी हुई हैं। उनके साथ साथ आज तक नहीं पता कि उनके पास कितने पोर्टफोलियोज़ हैं। वो हर दूसरे महकमे के अंदर अपनी मुदाखलत कर रही हैं। हर चीज़ के अंदर वो मरियम नवाज साहिबा को असिस्ट करने के बजाय मेरे ख्याल से तो वो जो उनका प्रीवियस वो बैगेज है, जो प्रीवियस उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो PDM की पार्ट 1 था गवर्नमेंट का, उसके अंदर जो जिस तरह उन्होंने मामलात चलाए आप सबके सामने के वजारत इत्तलात को कैसे था, और उनके जितने इस टाइम स्कैंडल बन चुके हैं। और लेटेस्ट जो लास्ट उनका आया, आपने देखा कि मैं चैनल शायद 24 पे था, आप भी वहीं पे थी, कि जो उनका आया था कि उन्होंने डायरेक्टर जो मेरे ख्याल से जो पंजाब के होते हैं इंफॉर्मेशन वाले, उनको DGPR शायद कहते हैं, उनके ऊपर जो मतलब लॉजिकल एक प्रेशर डाला गया कि वो एक कंपनी को इश्तिहार देना था, उसको प्रोजेक्ट देना था, उन्होंने फोर्स किया। सारे रूल्स को, हर चीज़ को बाला ताक रखते हुए उन्होंने अपनी मनपसंद उस कंपनीज को इश्तिहार देने के लिए सब कुछ एक जो लीगल प्रोसेस है उसे सबोताश कर दिया। ये आपके सामने कि वो टोटल ही इस टाइम पे गवर्नमेंट के जो एक फॉर्मल एक अदारों के अंदर एक सिस्टम चल रहा होता है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा टोटल मुदाखलत कर रही हैं। वो असेंबली में जाना पसंद ही नहीं करती। मैं समझ रहा था शायद मरियम नवाज साहिबा जितनी बात करती हैं, जिस तरह वो कहती हैं कि मैं ग्रास रूट लेवल से ऊपर आई हूँ, मैंने फील्ड के अंदर काम किया, तो आप मुझे खुद बता दें कि CM साहिबा कितनी मरतबा पार्लियामेंट सेशन उन्होंने जाके ज्वाइन किया पंजाब असम्बली का, कितनी दफ़ा जाके मुख्तलिफ क्वेश्चंस का जवाब दिया। सिर्फ वो बजट की तकरीर में गई हैं, उसके अलावा वो पार्लियामेंट को इस खाते में नहीं रखते। और वो ये लोग कहते हैं कि जी हम अवाम के नुमाइंदे हैं। और यार अगर आप लोग अवाम के नुमाइंदे हो तो आप पार्लियामान में तो जाओ, जिस मकसद के लिए आपको चुना गया, जिस मकसद के लिए आपको भेजा गया, आपको पार्लियामान में अवाम की नुमाइंदगी, आप वो छोड़ के आप टिकटॉक बना रही हैं, आप जाके मुख्तलिफ जगह पर जाके सिर्फ ऐलानात करती जा रही हैं। ये नहीं आपको समझ आ रही कि आपने करना क्या है। उस
जो पॉलिसी आप दे रहे हैं। मुझे जरा आप ये बताइए कि मरियम नवाज से आपको मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या वो जो काम कर रही हैं, जो काम कर रही हैं, क्या उसको सोशल मीडिया पर या मीडिया पर ना लाएं? नहीं, सोशल मीडिया पर लाएं। अब देखें, जो चीजें होती हैं, एक होता है कि आप सोशल मीडिया की हद तक सिर्फ चीज को बनाते हैं, या आप ग्राउंड रियलिटी को फेस करते हुए उसके ऊपर कोई अब आप पिछले दिनों आप देख लें खुद, आप ये कह रहे हैं ग्राउंड पे कुछ और हो रहा है और सामने कुछ और दिखाया जा रहा है। देखें, अब टिकटॉक बनाने के लिए बड़े बड़े जो फंक्शंस हो रहे हैं तो उनमें तो वो पहुंच जाती हैं। पिछले दिनों एक दिल खराश वाकया हुआ है, बिजली का बिल आया और गुजरावाला में भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। आपने भी शायद वो वीडियो देखी होगी, वो मतलब बंदा देख नहीं सकता, लहू लुहान था वो शख्स जिसकी गर्दन के ऊपर उन्हें शाह काट दी उसके भाई ने। वहां पे तो नहीं ये गवर्नमेंट पहुंची। रात मैंने अब्सा कोमल साहिबा की एक ट्वीट उन्होंने की है कि एक वालदा मतलब बुजुर्ग खातून से उनका उन्होंने अपने मेरे ख्याल से किडनी ट्रांसप्लांट करवाना था, उनके पास पैसे थे, तो वो बिजली का बिल इतना ज्यादा आया कि वो बेचारों ने खुदकुशी कर ली, वो छत से नीचे गिर गई। वहां नहीं है गवर्नमेंट जाएगी, वहां सीएम साहिबा नहीं जाएंगी, क्योंकि वहां पे उनकी कारकर्दगी का पोल खोला जाएगा। अगर वो फैसलाबाद में गई हैं जहाँ पे वो एक दिल खराश वाक़या आया, हुआ कि लड़के की गर्दन के ऊपर डोर फिरी हो, वो उसको शहादत हुई, वो तो चले एक सोशल इशू था, वहां पे चलेंगे क्योंकि वो सोशल, उनके ऊपर तनकीद नहीं होगी। जहां पे उनकी अपनी कारकर्दगी का पोल खोला जाएगा, जहां पे बिजली के बिलों का आया जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं जी हम हर 500 या 200 यूनिट्स के घर वालों को हम सोलर पे बिजली देंगे। सबसे बढ़कर यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर आज इस मुल्क में मौजूद है जो कहता था कि मैं गरीब को रोटी देने के लिए अगर मुझे अपने कपड़े भी फाड़ने पड़े तो मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगा। और अपने बेटे का जो पावर प्लांट है उसके कैपेसिटी चार्जेस तकरीबन 60 से 65 करोड़ रुपया 6 से 7 माह के बनते तो वो रोक लेते, उन्होंने नहीं रोके, उन्होंने उसको कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस किए। आप फिर इसका मतलब सिर्फ टिकटॉक और सोशल मीडिया एप्स के लिए ऐलानात करते हैं, आप हकीकत के अंदर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक, जावेद हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो नून लीग की हुकूमत है वो अपनी कारकर्दगी में नाकाम नज़र आ रही है? क्योंकि जिस तरह से वकास मंशा साहब इसको पोर्ट्रे कर रहे थे, क्या आपको भी ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है? बिल्कुल, अवाम इनसे सख्त नालाएं, अवाम के साथ साथ इनके अपने कारकुनान भी इनसे नालाएं, इनकी पॉलिसियों से नालाएं। सबसे ज़्यादा शुरू में मुस्लिम लीग नवाज़ ने हमेशा से ज़िम्मेदारों के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। जब वो अपनी फसलें बीजते हैं तब खाद भी स्प्रे का रेट्स बढ़ जाते हैं। जब उनकी फसलें आखिर में कटाई पे आ जाती हैं तब पहले आप गंदम देख लें, ज़रूरत ही नहीं थी मुल्क को गंदम मंगवाने की। जब इन्होंने गंदम मंगवा ही ली थी तो कम अज़ कम मुल्क में इश्तिहारबाजी करते गंदम कम काश्त करें। ज़िम्मेदारों के साथ साथ जो ठेकेदार है साहबान हैं वो भी बेचारे मर गए, खुदकशी पे मजबूर हो गए। उनका अपना खर्चा 4000 रुपया मन पे है, जबकि उन्हें 2200 में सेल करना पड़ा। जब उनकी बिजाई का टाइम था 12,500 से लेकर 13,000 रुपये पर DAP खाद की बोरी थी, 7,000 रुपये यूरिया की बोरी थी। आज का रेट जो है DAP, जब बिजाई का मौसम नहीं है, 10,000 रुपया रेट है DAP का, 4 से 5,000 रुपया रेट है यूरिया का। इन्होंने ज़िम्मेदारों के साथ इत्तिसाल किया तो है, लेकिन जो ठेकेदार साहबान हैं उनके साथ सख्त जुल्म किया। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वही पैसा उनके पास होता है जो ज़िम्मेदार को 2 लाख रुपया पर 1 एकड़ का देते हैं, और बाकी वो बेचारे खाद भी स्प्रे आड़तियों से उधार लेकर जब उनकी फसल कटाई पे आ जाती है तब उनका हशर देख लें। आज 1 लाख रुपया पर एकड़ का हो गया है। राना साहब सुन रहे हैं, ज़िम्मेदार फैमिली से बिलोंग करते हैं कि ज़िम्मेदारों के साथ गंदम वाला जो स्कैंडल है, पहले पंजाब गवर्नमेंट गंदम खरीदती थी, इस दफ़ा इन्होंने ये किया आधे ज़िले जो हैं वो महकमा फूड खरीदता है, आधे ज़िले पंजाब से दूसरे महकमे खरीदते हैं। लेकिन हुआ ये है कि महकमा फूड वालों ने 1 बोरी तक नहीं ली है, जो दूसरे महकमे ने खरीदी भी है तो ज़िम्मेदारों को आज तक उसका पैसा भी नहीं मिला। ज़िम्मेदारों के साथ पंजाब गवर्नमेंट ने सख्त ज्यादती की। मैंने इनकी एक बात को आगे बढ़ाता हूँ, आपके सामने एक मतलब टेस्ट इशू था मरियम नवाज साहिबा की जो काबिलियत का, मैंने शामिल होना है, ये जरा प्लीज बता दें मुझे। जी जी सर, का जवाब देने कोशिश से सुनता रहूं, ये प्लीज जरा जरूर फरमा दें आप। चले आप इसका जवाब दे लें सर, राना साहब आप दे लें। अच्छा राना साहब इक्तदार में आने से पहले आपकी तरफ से बहुत से दावे किए गए थे, वादे किए गए थे अवाम के साथ, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतें बढ़ गईं, फिर गंदम का मामला सामने आया तो एक तहकीकाती कमेटी का जो है वो एक दिया गया, इशारा दिया गया कि तहकीकाती कमेटी बनेगी और तहकीकात होंगी, लेकिन नैब ने वो भी बंद कर दिया। तो फिर सवालात तो उठेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो वाहदाहु ला शरीक हैं, जो हम सब के राज़िक हैं, उनकी रहमत से
और सरदार दो जहान रहमत लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कदमों की खाक के सदके मैं सिर्फ अर्ज ये करूँगा कि मेरे दोनों भाई बड़े काबिल एहतराम, आप एक सियासी गवर्नमेंट का कंपैरिजन करें उससे पहले जो सियासी गवर्नमेंट थी। हम ये नहीं कहते कि हम फरिश्ते हैं, हम ये नहीं कहते कि दूध और शहद की नहरें हमने शुरू कर दी हैं, लेकिन हम ये जरूर अर्ज करेंगे कि इन 5 महीनों में हमने कोशिश की है। अगर कल आपने ही देखा जो इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक ने जो 22% था सूद की शरह, वो उससे पहले 20.5 हुई और कल 1% कम करके 19.5% हुई। फैश की जो रिपोर्ट है वो आपके भी सामने है, आपने जरूर देखी होगी, आप सब ने देखी होगी। ये अगर कोशिश ना करते तो मुल्क तो दिवालियापन की तरफ जा रहा था, किसको नहीं पता। फिर मैं अर्ज करूंगा कि आज आप पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर वो जो हमारे बुजदार कभी हुआ करते थे, उस्मान बुजदार साहब, जो 2013-14 में हमारे 2013 से 18 तक जो था उसमें हमारे टिकट होल्डर थे, और उनकी गवर्नमेंट का कंपैरिजन करें कि वो 3.5 पौने 4 साल उनका आउटपुट क्या था, और वो कहते थे कि मैं अंडर ट्रेनिंग हूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो 38% महंगाई थी वो 12% पे आ गई है, और पंजाब के अंदर अगर आप देखेंगे तो 900 रुपए का 10 किलो का आटा जो है वो हर दुकान पे आपको मिलेगा, 20 किलो का 18 रुपए किलो का मिलेगा। हाँ, मैं बिल्कुल एक चीज को एडमिट करता हूं, मैं खुद जिम्मेदार हूं कि जो जब 8 फरवरी को इलेक्शन होता है और फिर फरवरी के आखिरी हफ्ते में मार्च में गवर्नमेंट टेकअप करती है, तो उससे पहले हमने गंदम नहीं खरीदी। हमने तो गंदम खरीदनी थी जब गंदम आनी थी। अगर हमसे पहले पिछली केयर टेकर ने गंदम खरीद ली 400 अरब की और वो गोदामों में मौजूद थी और उसके पैसे देने थे, तो मैं अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, हमेशा जो प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक ही चलना होता है। और अब कर्जे पे कर्जे लेकर मैं समझता हूं कि जिम्मेदार से ये गंदम खरीदनी चाहिए थी, हर सूरत खरीदनी चाहिए थी। अगर आप हमारा पिछला रिकॉर्ड देखेंगे जब 25 तो फिर राणा साहब गलती किससे हुई है? गलती आपसे होगी, मेरे से होगी, हमसे नहीं हुई। हमने तो गंदम खरीदी ही नहीं। जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी वो जिसकी थी वो जिम्मेदार है, जो गंदम खरीद के आपके गोदामों में रख गए। ठीक हो गया, लेकिन अब आपकी गवर्नमेंट है और एक स्कैंडल आपके सामने आया है, तो तहकीकात तो आपने करनी थी ना? नहीं, ये स्कैंडल नहीं है। ये स्कैंडल आप उस वक्त कहते हैं हमने गंदम खरीदी। चले आप इसको स्कैंडल कह लें, मामला कह लें, एक मामला तो सामने आया कि गंदम के साथ जो कुछ हुआ, तो गंदम वाले मामले पे एक तहकीकाती कमेटी जो बन रही थी उसको बंद क्यों किया गया? तहकीकात को बंद क्यों किया गया? सवाल तो उठेंगे फिर। जब ये स्कैंडल बना तो प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और फेडरल गवर्नमेंट में जो उस वक्त के सेक्रेटरी थे, जो लोग थे, उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई। और मैं समझता हूं ये गंदम केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं खरीदनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं अर्ज करता हूं कि पंजाब के अंदर आप महंगाई को देखें कि अगर हमने कंट्रोल की है, आप ये देखें कि जो बच्चों को ठीक। राणा साहब कता कलामी के लिए माजरत, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है नायब अमीर जमात इस्लामी अमीरुल अजीम साहब ने। अमीरुल अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीरुल अजीम साहब, जमात इस्लामी ने जो मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान किया है, क्या मुतालबात जो हैं वो आप सामने रखने जा रहे हैं हुकूमत के, कि क्या ऐसे मुतालबात हों जो आप मनवा सकें, जो आपको भी लगे कि हुकूमत के सामने रखें और आप उनसे मनवाने में कामयाब हो जाएं इन धरनों के जरिए? देखिए, हमारे 3 बुनियादी मामलात हैं, उसको फिर खींचना चाहें तो वो 10 भी बन सकते हैं, 12 भी बन सकते हैं। पहला मुतालबा तो ये है कि बिजली लोगों से आप सिर्फ कॉस्ट वसूल करें, बिजली की कॉस्ट वसूल करें। उसके ऊपर जो आपने सरचार्ज लगाए हैं, कैपेसिटी सरचार्ज रखे हुए हैं, इनकम टैक्स और फ्यूल एडजस्टमेंट और टीवी फीस, ये सब खत्म कर दें, क्योंकि ये क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया हुआ है कि अब मुल्क की सर्वाइवल का मसला बन गया है। दूसरी बात यह है कि अभी हालिया बजट के अंदर इन्होंने सैलरीज पर्सन, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या
दूसरे सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर में, उन पे इन्होंने सैलरीज के ऊपर जो है ना वो इंक्रीज कर दिया, ये खत्म करें। और तीसरी बात ये है कि एक्सपोर्ट में इन्होंने टैक्स लगाया है, वो भी हम मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि पहले ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है, अब आप टैक्स लगाकर एक्सपोर्ट की हौसला शिकनी कर रहे हैं। ये 3 बुनियादी मुतालबात हैं। ठीक, तो आप क्या समझते हैं कि ये तीनों मुतालबात आप ये जो धरनों का ऐलान करने जा रहे हैं, तो क्या इनके जरिए मनवा लेंगे? हाँ, पूरी कोशिश है कि ये हुकूमत इसको मान ले। ये अवामी मुतालबात हैं, इसमें हमारा कोई मफाद नहीं है, पार्टी का कोई मफाद नहीं है। हम यहाँ नहीं आए कि हम बहुत सारे हलकों के अंदर जीत चुके थे, कराची में हम मेयर बन रहे थे, हमें जो है ना वो हमारी सीटें दिलवाई जाए। हम तो अवामी मुतालबात लेकर आए हैं। इसमें PTI, पीपल्स पार्टी, नून सभी मुस्तफीद होंगे, अवाम मुस्तफीद होंगे, तो हुकूमत को ये करना चाहिए। ठीक, कौन कौन सी जगहों पर आपने धरने जो है वो इनिशिएट करने का प्लान किया है? शुरू में क्या प्लान है आपका? प्लान तो हमारा ये है कि रावलपिंडी मरी रोड के ऊपर हमारा धरना जारी है, और ये एक मदर धरना होगा जो हमेशा कायम रहेगा जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते हैं। ठीक, फिर यहाँ से कुछ और धरने जन्म लेंगे। कल जन्म लिया जाएगा कराची के अंदर, वहां पर एक दूसरा धरना जो है वो शुरू हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद अगर हुकूमत के कानों पे जूं ना रेंगी तो फिर पेशावर में धरने का आगाज होगा। फिर भी अगर हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई के ऊपर रहेगी तो फिर लाहौर में हम ये धरने बढ़ाते रहेंगे, हत्ता के हर वापडा के, एक्सियन और SDO के दफ्तर के बाहर भी फिर धरने देंगे और वापडा की बहाली करेंगे। क्योंकि ये सारा जो इस वक्त बिजली का बहरान है, ये वापडा के खिलाफ भी एक साजिश थी, उसकी अथॉरिटी को खामोश कर दिया गया और पावर डिवीजन के अंदर सारी अथॉरिटी ले गए और वहां ये क्राइसिस बना है। ठीक, राना साहब आप अपनी बात जो है वो मैं चाहूँगी कि कंटिन्यू करें, क्योंकि सवालात तो हैं, फिर बिजली की कीमतें भी हैं, और अगर इसी तरह से दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो भी आवाम के मसाइल को लेकर सड़कों पे आएंगी तो फिर आपके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, जो जमात इस्लामी के पॉइंट है बड़े वैलिड हैं, मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ये बात मैं उसी तरह महसूस करता हूँ जिस तरह एक आम आदमी महसूस करता है और पॉलिटिकल वर्कर महसूस करता है। और ये जो बिजली की कीमतें हैं ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन इशू ये है कि ये IPP जो 91 के करीब हैं, ये एक दिन में तो नहीं बन गई। ये जब इमरान खान साहब का दौर था तो उमर अयूब साहब मिनिस्टर थे, इन्होंने रिव्यू किया था, और बाबर नदीम साहब जो एडवाइजर टू PM थे, उनकी जाती IPP थी और वो उस महकमे के मिनिस्टर थे। उसी तरह अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वो मिनिस्टर थे, कैबिनेट मीटिंग उनकी IPP थी। तो आज माई पॉइंट इज कि बिल्कुल इसमें रिव्यू होना चाहिए, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको टेकअप कर लिया है। और मिनिस्टर पावर सरदार अवैस लगारी साहब और मिनिस्टर फाइनेंस औरंगजेब साहब जो हैं वो चाइना गए हैं पिछले हफ्ते इसीलिए रिव्यू करने के लिए। अब इशू ये है जो मुफ्ता इस्माइल ने बात की या और लोग भी कर रहे हैं या जो ताजर या डिस्कस भी कर रहे हैं कि अगर ये सब कुछ एक तरफा एक्शन हुआ तो फिर जो IPPs है खुदा ना खास्ता अगर वो किसी साइड पे होती हैं तो वो भी एक नया बहरान पैदा होने का खदशा है जिसको उसको भी कंट्रोल करना है। और बिल्कुल मैं समझता हूं कि जो IMF ने हमारे ऊपर कड़ी कंडीशंस लगाई हुई हैं, शराइत लगाई हुई हैं, हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि जो 2018-19 में IMF के साथ एग्रीमेंट था और उस वक्त आपको भी पता है कि न्यायी साहब ने कहा था खुदकशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर चले भी गए, फिर 2 दफा वो IMF के साथ एग्रीमेंट सस्पेंड हुआ जिसकी सजा आज भी हम भुगत रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ ये सब कुछ गवर्नमेंट ने करना, और गवर्नमेंट ये मैं समझता हूँ कि ये नहीं कि गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम है, ये 4 इकाइयां हैं। पंजाब में अगर हमारी गवर्नमेंट है तो उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गवर्नमेंट है, वो भी जवाब दे हैं कि उनकी थर्ड टाइम वहां गवर्नमेंट है, और वहां पर मैं समझता हूं कि वो यकीन करेंगे। पंजाब का जो बिल है कलेक्शन वो तकरीबन 95% के करीब लोग दे रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वाले में हमारे भाई हैं शिमाली वजीरिस्तान, वहां पर तो
50 to 55% लोग बिल देते हैं, बिजली सब इस्तेमाल करते हैं, और जब वहां पर कोई एक्शन होता है तो वहां की एमपी एमएनए जो वापडा के एहलकार उनको उस इलाके में इंटर नहीं होने देते, और उनके एमपी एमएलए साथ मिलकर पावर स्टेशन में घुस जाते हैं, जैसे गंडापुरी साहब घुस जाते हैं। तो राणा साहब, जब सिस्टम काम नहीं करेगा या सिस्टम ऐसा नहीं होगा तो फिर तो एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला भी जारी रहेगा। नहीं, मैं राणा साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। राणा साहब, अब मेरी एक बात का जवाब सुन लेना। फिर मैं ये अर्ज करूंगा कि जब पीटीआई का दौर था तो उमर अयूब साहब पेंशन पकड़ते ना तो आईपीबी को बंद कर देते। और राणा साहब उसका जवाब मेरे से सुन लेना। अब आप देखें, वकास साहब माजरत के साथ मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है राणा साहब। उनके साथ एग्रीमेंट को रीशेड्यूल किया गया। आज हम तो रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू होना चाहिए, मैं इस चीज को एडमिट करता हूं। जो आप अग्री करते हैं कि ये जो आईपीपीस के साथ मुआहदे हैं इनको रिव्यू किया जाना चाहिए। नाज़रीन, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्टे ट्यून्ड।